स्वागत है आपका अमित डिग्री क्लासेस में। हम टोटल 6 शॉर्ट नोट के ऊपर बात करने वाले हैं, टोटल 3 वीडियोस में। ये पहली वीडियो शॉर्ट नोट की, जिसमें हम 2 शॉर्ट नोट के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने वही शॉर्ट नोट उठाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। तो पहला है रोजगार के क्षेत्र। क्या है? रोजगार के क्षेत्र। हम इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना पढ़ी हो रोजगार वाली तो उसको पढ़ लीजिएगा। तो रोजगार क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? औपचारिक, जिसको दूसरे नाम से संगठित, और अनौपचारिक, दूसरा नाम है इसका असंगठित क्षेत्र भी कहते हैं। तो रोजगार क्षेत्रों को कौन से 2 भागों में विभाजित किया जाता है? औपचारिक और अनौपचारिक, यानी कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में। तो इनके बीच डिफरेंस हम पढ़ते हैं। अगर एग्जाम में आप डायरेक्टली लिखना चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो हम इसको डिफरेंस के रूप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है? संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र का पहला पॉइंट है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा इनमें सरकारी नियमों व विनियमों का पालन किया जाता है। क्या होता है? सरकार द्वारा पंजीकृत। पंजीकृत का मतलब होता है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड मतलब जो कि सरकार के रिकॉर्ड में है, एक पूरी तरीके से लाइसेंस एक तरीके से जारी करना। ठीक है, तो ये एक तरीके से रजिस्टर्ड होते हैं, सरकार के पास इनका पूरा रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो तथा इनमें सरकारी नियमों व विनियमों का पालन किया जाता है। जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं ओवरऑल, वो इन जगहों पर अप्लाई होते हैं। उसे संगठित क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कंपनीज हो गई, बहुत सारी कंपनीज हैं, HCL या फिर जियो, रिलायंस, ये सारी कंपनीज जिसमें ये सभी रूल्स फॉलो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये सरकार के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। ये सरकारी यानी कि औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस पे रूल्स नियम लागू होते हैं। दूसरा है कौन सा? असंगठित क्षेत्र, जिसको अनौपचारिक भी बोलते हैं, असंगठित क्षेत्र। ठीक है, इसका क्या है? ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते, इनमें नियम लागू होते हैं परंतु पालन नहीं किया जाता। ये सरकार के द्वारा इनको रिकॉर्ड रखना जो है बहुत ही डिफिकल्ट काम है, और इनमें रूल्स तो अप्लाई होते हैं परंतु उनका पालन बहुत ही कम या नहीं किया जाता। और इसका पता लगाना भी बहुत ही मुश्किल है कि रूल्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, क्योंकि एक तरह की इनका कोई रिकॉर्ड जो है नहीं होता। रिकॉर्ड करना चाहे भी तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो वो सभी असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे बात कर ले, बहुत सारे छोटे मोटे उद्योग होते हैं, घरेलू उद्योग बात करें, या फिर कोई कबाड़ी की दुकान, या फिर बहुत सारे छोटे मोटे उद्योग, और बड़े बड़े लेवल पे भी ये उद्योग होते हैं जो असंगठित होते हैं। ठीक है, संगठित का सिंपल सा मतलब है जो रिकॉर्ड में नहीं है। ठीक है, इनको रिकॉर्ड रखना बहुत ही कठिन है, तो ये संगठित के अंदर आते हैं। संगठित का दूसरा पॉइंट देखते हैं। संगठित के अंदर इसमें शामिल गतिविधियों को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में शामिल किया जाता है। ओवरऑल जो GDP निकलती है एक वर्ष के अंतर्गत, वो संगठित क्षेत्र उसमें शामिल किया जाता है। इनकी गतिविधियों को, जिसमें कच्चा माल आया, उसमें प्रोडक्ट तैयार हुआ, ठीक है, फाइनल गुड्स, ये सब इसको GDP में शामिल किया जाता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र यानी कि अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत GDP में शामिल करना बहुत ही कठिन काम है। जो जो हाथ लग गया उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और बहुत सारा ऐसा क्षेत्र होता है जिसको शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर रिकॉर्ड करने बैठे तो एक सीक्वेंस नहीं बन पाएगा और बहुत ज्यादा पैसा और टाइम खर्च होता है। ठीक है, तो इनको GDP में शामिल करना अत्यंत कठिन है तथा कर दायरे में लाना भी मुश्किल है, यानी कि इस पर टैक्स लगाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, लेकिन संगठित क्षेत्र के अंतर्गत टैक्स लगाना आसान है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड रहता है, इसके नियम कानून लागू होते हैं। तो इन संगठित क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि ये वाला पोर्शन, इसमें जो है टैक्स लगाना आसान है इस वाले क्षेत्र, और असंगठित क्षेत्र में टैक्स लगाना बहुत ही मुश्किल है। अगला देखें पॉइंट, तो संगठित के अंतर्गत कार्य के घंटे एवं मजदूरी दर निर्धारित होती है। ठीक है, कार्य के घंटे यानी कि जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो हर कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं, यानी कि मिनिमम 8 घंटे, 8 से 10 घंटे जो है काम होता है। ठीक है, वैसे तो 8 का जो रूल है वो 8 घंटे का है, लेकिन कहीं न कहीं 9-10 घंटे भी पहुंच जाता है। तो नियम कानून लागू होते हैं कि कितने घंटे एक
वर्कर को काम करना है, ठीक है, और कितना कंपनी काम करवा सकती है। उससे अधिक काम करवाएगी कंपनी तो वर्कर हरासमेंट का केस लगा सकता है, उसके अंतर्गत कार्यवाही हो सकती है। लेकिन असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। कोई नियमित कार्य के घंटे और मजदूरी निर्धारित नहीं होती। जितना उस क्षेत्र यानी कि उस जगह का मालिक तय करेगा, उतनी ही उस व्यक्ति को काम यानी कि काम करने वाले व्यक्ति को उतनी ही मजदूरी देगा वो अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। और जितने घंटे 13 घंटे भी हो सकता है, 14 घंटे, 15 घंटे, इतने घंटे उसको काम करना पड़ सकता है, ठीक है। क्यों ऐसा है इस वाले क्षेत्र में? क्योंकि इसका हम बात कर चुके हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। इस पर कानूनी कार्यवाही करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो इन सभी का फायदा उठाते हुए का जो वर्कर है उनके साथ एक तरीके से हरासमेंट हो सकता है, ठीक है। और संगठित के अंतर्गत अगला पॉइंट है करों का अनिवार्य भुगतान जरूरी, यानी कि टैक्स पे करना कंपलसरी है, वरना आपके ऊपर जो है कार्यवाही, इनकम टैक्स की कार्यवाही की जा सकती है, ठीक है। करों का अनिवार्य भुगतान, ठीक है, नेसेसरी है। लेकिन असंगठित क्षेत्र के अंदर हम बात कर चुके हैं कि कर दायरे में लाना ही बहुत मुश्किल है, तो टैक्स लगेगा कहाँ ये डिसाइड करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम एग्जांपल देख सकते हैं, जो कंपनीज हो गई बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जो कि और सरकारी कंपनीज जो कि रजिस्टर्ड है, और इसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत छोटे मोटे जो बिजनेस वगैरह चलते हैं, ठीक है, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, घरेलू उद्योग, ये सभी क्या है असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे कपड़े की दुकान में काम करने वाला, ये सब जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये तो हमने पढ़ा था, डिफरेंस क्या है आगे देखते हैं कुछ। भारत में लगभग 80 से 81% लोग, ठीक है, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। कितना बहुत बड़ा परसेंट है इनका जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक योगदान असंगठित क्षेत्र का है, ठीक है। जैसे कोई सफेदी करने वाला है, कोई पेंटिंग करने वाला पेंटर है, तो जिसका कोई रजिस्ट्रेशन सरकार के अंडर नहीं है, तो भाई ये ऐसे छोटे मोटे जो कामगार हैं बहुत बड़ी मात्रा में भारत में काम करते हैं, ठीक है। चाहे मछली पालन का हो, तो इन सभी का क्षेत्र जो जीडीपी में, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में इनका योगदान बहुत बड़ा है। लेकिन इनको एक छोटे तरीके से आंका जाता है, इनका समझा जाता है कि इनका योगदान कुछ भी नहीं है। लेकिन आप आंकड़ों से साफ देख सकते हैं कि 80 से 81% लोग इसमें असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मात्र 20% लोग जो है एक तरीके से संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में असंगठित क्षेत्र का यानी कि छोटे मोटे जो कामगार हैं जिनको छोटा समझा जाता है, उनकी बहुत बड़ी जो है योगदान देखा जा सकता है। 50% से अधिक कंट्रीब्यूशन जो है इकोनॉमी में इनका रहता है, ठीक है। यह अत्यंत विस्तृत क्षेत्र है, विस्तृत मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत वस्त्र उद्योग से लेकर मीडिया भी शामिल है। वस्त्र उद्योग भी है इसमें शामिल, ठीक है, जो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे ऐसे वस्त्र उद्योग है और मीडिया के कई ऐसे रूप हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सरकारी क्षेत्र में भी अस्थायी कर्मचारी भी असंगठित क्षेत्र का ही हिस्सा है। आपने कई बार सिंपली सुना होगा गेस्ट टीचर, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में गेस्ट टीचर होते हैं, ठीक है, वो भी एक तरीके से संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आने का मतलब कि उनका भी जो है कोई फिक्स नहीं होता कि उनको की जॉब उनकी कोई पक्की नहीं होती, ठीक है। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत जो भी काम कर रहा होता है उसकी कोई जॉब की कोई श्योरिटी नहीं होती। तो सरकार क्या कर रही है इस असंगठित क्षेत्र के ऊपर जो समस्याएं उनको कम करने के लिए, लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए, तो पहला है अनौपचारिक रूप से काम कर रहे श्रमिकों को औपचारिक क्षेत्र में लाने का प्रयास। सरकार के बहुत सारे ऐसे कानून नियम बना रही है जिसके माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्र में काम जो कर रहे हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके, उनको भविष्य के लिए जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके, जो उनका हरासमेंट, उनका शोषण होता है वो कम किया जा सके, उनके लिए काम के घंटे निर्धारित किए जा सके, उनकी वेतन जो दर है उसको निर्धारित किया जा सके। जैसे हाल ही में जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने निर्धारित किया था कि 14 से 14.5 मिनिमम वेजेस जो है हर कामगार को प्राप्त होगा। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट अपनी अपनी तरफ से ट्राई करती रहती है, लेकिन कभी भी ये ग्राउंड लेवल पर पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अनौपचारिक रूप से काम कर रहे श्रमिकों को औपचारिक क्षेत्र में लाने का प्रयास गवर्नमेंट करती रहती है। इसके अंतर्गत
नियत अवधि अनुबंधन, यानी कि पहला है एक निश्चित समय के लिए उनको जो है बॉन्ड साइन कर लेना, ताकि उनको कोई निकाल ना सके, उनके साथ कोई हरासमेंट ना हो सके। तो नियत अवधि अनुबंधन, अनुबंध का मतलब होता है कि कोई एक तरीके से साइन कर लेना कि आपको इतने समय तक कोई निकाल नहीं पाएगा, ठीक है। नियत अवधि अनुबंधन। दूसरा है श्रम सुविधा पोर्टल। श्रम सुविधा पोर्टल का मतलब है कि ऑनलाइन एक तरीके से वेबसाइट है जिसपे कि भले ही आप असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत हो, लेकिन अगर आप खुद को रजिस्टर्ड कर लेते हो तो आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग पीएफ वगैरह है वो आपका कटेगा, और वो आपके भविष्य के लिए आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है एक तरीके से। और सेकंड है सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान। सामाजिक सुरक्षा का मतलब होता है कि जब हम संगठित क्षेत्र के अंतर्गत देखते हैं तो एक तरीके से फ्यूचर के लिए उनके लिए सिक्योरिटी बनती रहती है पीएफ वगैरह के माध्यम से, लेकिन असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत ऐसा नहीं होता। जब जॉब छूट जाती है तो उनको कोई पैसा उनका सिक्योर नहीं रहता, कोई सिक्योरिटी नहीं रहती, तो उसके इस क्षेत्र में जो है इस चीज को कम करने के लिए गवर्नमेंट नए प्रयास कर रही है, जो कि सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान है। तो ये था पूरा शॉर्ट नोट के ऊपर एक टॉपिक, रोजगार के क्षेत्र, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में हर बार जो है पूछा जाता है, तो आपको इसको अच्छे से करना है। अगला शॉर्ट नोट है गरीबी का दुष्चक्र, ठीक है। क्या है गरीबी का दुष्चक्र? तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें, जो कंसेप्ट है गरीबी का दुष्चक्र, तो वो किसी को हर जगह अप्लाई हो सकता है। वो फैमिली पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है, किसी फैमिली पे, किसी कंट्री पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको दोनों ही लेवल पे इसको अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो अल्प विकसित राष्ट्रों में पूंजी का अभाव पाया जाता है, ठीक है। अल्प विकसित राष्ट्र क्या होते हैं, ये ऑलरेडी हम विकास वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर जो है, ठीक है, जनसंख्या वाले चैप्टर में भी पढ़ चुका, और अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि अल्प विकसित राष्ट्र क्या होते हैं, ठीक है। अल्प विकसित राष्ट्रों में पूंजी का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में ऐसी गतिविधियों को संचालित करना संभव नहीं हो पाता जिससे कि अर्थव्यवस्था को गरीबी के दुष्चक्र से उबारा जा सके, ठीक है। यानी कि अल्प विकसित राष्ट्र, एक बार दोबारा समझ लेते हैं क्या होता है। अल्प विकसित राष्ट्र का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो अभी अपनी जो है डेवलपमेंट के स्टेज में है, जिसका डेवलपमेंट बहुत ही लो लेवल पे है या फिर थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, यानी कि फुल्ली डेवलप नहीं है। तो अल्प विकसित राष्ट्रों में, ऐसे राष्ट्रों में क्या होता है कि पूंजी का अभाव पाया जाता है। पूंजी मतलब जो है कैपिटल फॉर्मेशन और पैसे का अभाव यानी कि कमी होती है, जिस वजह से पैसे की कमी के कारण और कैपिटल फॉर्मेशन की कमी के कारण अर्थव्यवस्था में ऐसी गतिविधियों को संचालित करना संभव नहीं हो पाता, ठीक है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे नए कंपनीज को इस्टेब्लिश करना, ठीक है, नए नए सेक्टर्स को चलाना, ठीक है। उन सभी चीजों के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए। कोई गरीब देश होने के कारण या फिर अल्प विकसित या विकासशील राष्ट्र होने के कारण ऐसी गतिविधियों को नहीं किया जा सकता जिससे कि अर्थव्यवस्था को गरीबी के दुष्चक्र से उबारा जा सके। तो सबसे पहले इसको समझें कि अगर किसी व्यक्ति या किसी देश को, ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था को अगर गरीबी से ऊपर उठना है यानी गरीबी को दूर करना है, तो सबसे पहले उसको उसके पास पैसा होना चाहिए। पैसा मतलब उसके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ताकि वो अपने देश के अंतर्गत, अपनी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है कंपनी सेटअप कर सके, ठीक है, औद्योगिकरण कर सके, उन सभी के लिए टेक्नोलॉजी ला सके। उस सभी के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए। तो जब पूंजी ही नहीं होगी फर्स्ट लेवल पे, तो आगे भी काम नहीं हो पाएगा। विकासशील राष्ट्र सामान्यतः निर्धन होते हैं, ठीक है, तथा इन राष्ट्रों में गरीबी का स्थायी बने रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। गरीबी का स्थायी रहने मतलब गरीबी ज्यों की त्यों बनी रहती है, ठीक है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि गरीब राष्ट्र की गरीबी का मुख्य कारण गरीब होना है, ठीक है। एक राष्ट्र गरीब क्यों है, क्योंकि वो पहले से ही गरीब है। गरीब होने का मतलब उसके पास पैसा नहीं है लगाने को, अपने देश में औद्योगिकरण करने को, अपने देश में एसेंशियल जो सेटअपमेंट है उसको बैठाने को उसके पास पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो पहला रीजन यही है कि वो गरीब है, इस वजह से वो हमेशा एक
सर्कल में ही घूमता रहता है। निर्धन देश की निर्धनता उसके विकास एवं उन्नति में बहुत बड़ी बाधा सिद्ध होती है। ठीक है, निर्धन देश जो है, गरीब देश, उसकी निर्धनता, वो ऑलरेडी गरीब है, ठीक है, जिस वजह से उसका विकास और उसकी जो ग्रोथ है वो उसमें जो है बाधा बनी हुई है। ठीक है, वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। निर्धनता के कारण ऐसे राष्ट्रों के सामाजिक ढांचे में निवेश करना संभव नहीं हो पाता, जिससे कि आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया जा सके। यानी कि अगर कोई देश गरीब है, ठीक है, और कोई अन्य देश, बाहर का देश जो है, उस देश में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहता है, तो लेकिन वो उसकी स्थिति को देखते हुए, ठीक है, उसकी स्थिति को देखते हुए पहले तो ये सोचेगा कि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता भी हूँ तो मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, जिसकी संभावना कम है। ठीक है, तो ऐसे में कोई निवेश नहीं करना चाहता। ठीक है, तो निवेश जब कोई करना नहीं चाहता तो ऐसे में वो देश हमेशा एक तरीके से गरीबी की स्थिति में ही बना रहेगा। ठीक है, संभव नहीं हो पाता, जिससे कि आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमी को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, कब करेगा, जब उसे कुछ होप होगी कि जो है उसे कुछ रिटर्न मिलेगा, उसे कुछ प्रॉफिट होगा, तो ही वो इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन जब वो स्थिति देखता है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करता हो। ठीक है, ऐसे राष्ट्रों में आधारभूत उद्योगों का बड़ा अभाव होता है। आधारभूत उद्योगों का मतलब होता है बेसिक जो इंडस्ट्रीज है, जैसे स्टील, लोहा, जो बाकी सब चीजों के लिए जरूरी है। ठीक है, उन्हें बोलते हैं आधारभूत उद्योग। ऐसे उद्योग जो जिनके माध्यम से बाकी उद्योग को माल पहुंचाया जा सके, ठीक है, उन्हें आधारभूत उद्योग, बेसिक। तो ऐसे उद्योगों का अभाव होता है, जिससे अर्थव्यवस्था की औद्योगिक गतिविधियों को संचालित करना संभव नहीं हो पाता। तो अगर अर्थव्यवस्था को चलाना है, फैक्ट्रीज लगानी है, कंपनीज लगानी है, ठीक है, रोड बनाने, फ्लाईओवर बनाने हैं, तो इन सभी के लिए क्या चाहिए, लोहा, स्टील, ये सब चीजें, सीमेंट, ये बेसिक इंडस्ट्रीज होती है जिनके माध्यम से डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, ये सब चाहिए, और ये सब चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो लेकिन पैसा ही नहीं होगा तो ये सब जो बेसिक इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, और बेसिक इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो बाकी इंडस्ट्रीज भी लगाना बहुत मुश्किल है। तो भारत की बात करें तो भारत ने अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है आधारभूत उद्योगों पर ही बहुत ध्यान दिया था। ठीक है, ताकि देश में औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, जनसंख्या अधिक होने के कारण पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते। ऐसे राष्ट्रों में जो जनसंख्या बहुत ही ज्यादा होती है, जनसंख्या ज्यादा होने से क्या होता है कि लोग ज्यादा होते हैं, लोग ज्यादा होने से भले ही रोजगार उत्पन्न हो रहा हो, लेकिन वो काफी नहीं होता, रोजगार की बहुत ज्यादा कमी होती है। ठीक है, रोजगार कम होने की वजह से जो लोग काम करना भी चाहते हैं उनको काम नहीं मिल पाता, और उनकी स्थिति हमेशा वैसी ही बनी रहती है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था आपको, एक ये फैमिली के लेवल पे भी अप्लाई हो सकता है कंसेप्ट, और किसी देश के, किसी कंट्री के इकोनॉमी के लेवल पर भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते, जिस कारण प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम कम होती है। ठीक है, जिससे क्रय शक्ति यानी कि अगर उस व्यक्ति, किसी व्यक्ति को काम नहीं मिलेगा तो उसकी जो इनकम नहीं होगी, या इनकम नहीं होगी ओवरऑल, तो उससे देश की पर कैपिटा इनकम पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, उससे देश की पर कैपिटा इनकम कम होगी, जिससे क्रय शक्ति कम, अगर व्यक्ति की इनकम नहीं होगी तो उसकी जो क्रय शक्ति है, यानी कि अपने स्वास्थ्य पर खर्च करना, एजुकेशन पर खर्च करना, वो नहीं कर पाएगा, तथा उसकी डिमांड जो है कम होगी। डिमांड, अगर पैसा नहीं होगा तो वो डिमांड भी कम करेगा, और डिमांड कम करेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए डिमांड होनी चाहिए, जब डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो इससे ओवरऑल देश पे, देश की इकोनॉमी पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जिस कारण उद्यमी व्यक्ति भी निवेश के लिए हतोत्साहित होता है। उद्यमी व्यक्ति मतलब जो काम करने का इच्छुक है, जो पैसा लगाना चाहता है। ठीक है, अगर वो उसे पता चलेगा कि मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो वो अपना पैसा नहीं लगाना चाहता, वो मेहनत नहीं करना चाहता, तो वो एक तरीके से डिमोटिवेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो चाहता है कि मार्केट में डिमांड हो, और डिमांड कब होगी, जब किसी व्यक्ति के पास खरीदने की क्षमता होगी। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो हतोत्साहित होते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था गरीबी के जाल में जकड़ी होती है। तो इस तरीके से पूरा एक तरीके से सर्कल बना हुआ है। ठीक है, सर्कल बने होने के कारण इसी को क्या बोला गया है, दुष्ट चक्र। चक्र मतलब एक तरीके से सर्कल बना हुआ है, पूरा सर्कल जो अच्छा नहीं है।
ठीक है। तो सब एक दूसरे से चीजें लिंक है, एक व्यक्ति कंट्री से लिंक है, इकोनॉमी से लिंक है, इकोनॉमी एक व्यक्ति से लिंक है। तो हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में देश के लिए फायदेमंद होता है और किसी न किसी रूप में देश के लिए नुकसानदायक भी होता है। ठीक है, तो ये था गरीबी का दुष्चक्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर बार पेपर में पूछा जाता है, इस बार भी चांसेस है पूछे जाने के। तो गरीबी का दुष्चक्र हमने इस वीडियो में अभी तक 2 शॉर्ट नोट पढ़े हैं, कौन कौन से, रोजगार के क्षेत्र और गरीबी का दुष्चक्र, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।